द्विवेदी जी, अनंत जी, संतोष मेरे साथी, प्रवीण पटेल जी, नित्यानंद जी और फॉर्चुनेटली पंक्ति जी, आप तमाम मेरे स्पीकर्स के बीच में आप फैसिलिटेट कर रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जेंडर कंटेक्स्ट भी हमारे साथ में होता है। और फिर आपने जो कहा है मुझसे वो मेरे लिए तो इनफैक्ट वो हमारे दिल की आवाज है। मैं उसी पे आज बात करूंगा। हमारे तमाम साथी एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं। मैं तो कार्यकर्ता हूं और कार्य करते करते कुछ सीखा हूं, तो आपसे और आप सभी से उस पर बात करूंगा। माननीय श्री शैलेश गांधी जी को एक बार विशेष नमस्कार इसलिए करता हूं कि हम सभी सच में आपसे ही सीखे हैं सर। और आरटीआई से बड़ा टूल्स, हथियार हमारे पास ना पहले था ना आज है। राशन चाहिए था वो स्लम के बच्चों को तो आरटीआई लगाते थे, राशन कार्ड और राशन मिलता था। एजुकेशन चाहिए था तो एजुकेशन मिलता था। प्रोटेक्शन चाहिए था तो प्रोटेक्शन है। शर्त बस एक ही था, निशाने पे तीर बैठता है कि नहीं। वो आरटीआई कहां जाके बैठा, किस लोग के पास गया, बहुत बार असफल रहे। कभी हमारी अपनी अज्ञानता होती थी और कभी सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम अपने को सुरक्षित करने में बच्चों को असुरक्षित करता था। मेरा जो आज कंटेक्स्ट होगा, मैं कोशिश करूंगा 20 मिनट में समेटूं, लेकिन 5-5 मिनट का ये कंटेक्स्ट होगा। एक होगा कि मैं चूंकि कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर से हूं और जब से इस सेक्टर में आया तो उनके साथ जुड़ के काम किया, तो सीएससीएल पे थोड़ी बात करूं। चाइल्ड लेबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश का, तो इसलिए चाइल्ड लेबर को ही फोकस करने के लिए कुछ की फैक्ट्स लूं जो मेरे नहीं होंगे, हमने कहीं और से लिए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अपना इनपुट्स होगा उसमें। तीसरा मुद्दा होगा हमारा जो आरटीआई सीएससीएल के कंटेक्स्ट में हमने लगाए थे और वो किस हद तक प्रभावी रहा, हम उस पर बात करेंगे। और चौथा मुद्दा जो रहेगा, जो इन्हीं दिनों हम लोगों ने इस कानून के, जब 2016 में सीएलपीआर अमेंडमेंट आया तो देश भर में एक श्रम नहीं शिक्षा कैंपेन चलाया और उसमें बच्चों से उनकी आवाजें ली, उनके केस स्टडीज लिए और राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें जस्टिस मदन बी लोकुर भी थे और बाकी साथी शांता सिन्हा ये सब भी थे, तो उन्होंने जो उनको सुना और फिर आगे का वे फॉरवर्ड लिया। तो मेरे ये चार कंटेक्स्ट होंगे। पहले मैं बता दूं कि हमारा एक ही ड्रीम है, छोटा सा है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और करना पड़ेगा सभी साथियों को। आप सभी भी गाइड करेंगे। वे फॉरवर्ड में मैं यही चाहूंगा कि ये देश बाल श्रम मुक्त हो, चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया। दिस इज द विजन ऑफ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इसके लिए एक छोटा सा फिर मिशन है, वो भी बहुत छोटा सिंपल है, हम ऐसे ही उसी पे काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि टोटल इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। मैं इरेडिकेशन की बात कर रहा हूँ, एलिमिनेशन की नहीं। दोनों का एक बेसिक अंतर यह है कि ये रूट काउज को खत्म करता है। आप जब तक वो तमाम कारणों को खत्म नहीं कर देंगे तो आप रेस्क्यू कर सकते हैं, बड़ा आसान है। रिहेबिलिट तो हम कभी, मैं नहीं समझता हूं कि हम कर रहे हैं 100% से, क्योंकि कुछ बच्चों की अपनी दास्तान है, आपसे मौका लगा तो शेयर करेंगे। तो वो फैक्ट्री ए से रेस्क्यू होते हैं और ए और बीच का गैप होता है, फिर फैक्ट्री बी में वही बच्चा और काम में चला जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। कहीं सिस्टम, कहीं हम, और कहीं ये जो प्रिविलेंट है चाइल्ड, माने लोग कोपअप करते जा रहे हैं कि अब ये एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है हमारे डेवलपमेंट सेक्टर का और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का, तो हम उस पर भी अपनी चिंता जारी करेंगे। बहरहाल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 1993 में आया और लगभग 5000 संस्थाओं का है। इसके सपने यानी इसका विजन और मिशन हमने आपसे शेयर कर ही लिया। लगभग 21 स्टेट्स में हम काम करते हैं और इसका पूरा प्रक्रिया डेमोक्रेटिक है। इसकी स्ट्रेटजी मुख्य रूप से दो हैं और एक है क्या कि जो कानून है वो कितने हद तक पालन हो सके, यानी मैक्सिमम हद तक एग्जीक्यूट हो सके, जो इस देश की सबसे बड़ी कमी भी है। कानूनों की कमी नहीं है, लागू होने की बहुत कमी है। तो एक हमारा स्ट्रेटजी वो है और दूसरा स्ट्रेटजी है क्या कि जो गैप्स हैं पॉलिसी में या कानून में, उसको कैसे एडवोकेसी के द्वारा दूर कर सकें। हमने कोशिश करी थी
का भी उपयोग किया था, तो आपसे उस पर शेयर करेंगे। जहां 2005 की बात मेरे साथी संतोष जी ने की, तो मैं 2006 से 2009 का एक दायरा लेके आपसे फिर बात करूंगा, और आज की परिस्थिति में भी। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा खाली चाहता हूं कि जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट बड़े जरूरी हैं, क्योंकि प्लान बनाने के लिए सरकार के पास जो आंकड़े चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से पैसे तय होते हैं, उसके हिसाब से पूरी योजनाएं बनती है। वो बाल श्रम को लेके कोई ऐसा आंकड़ा है ही नहीं। आईटीआई एक्टिविस्ट के लिए जरूरी है, तमाम साथी होंगे, कि कैसे सरकार को इसके लिए मजबूर करें कि एक देश भर में उनके पास ये सही सही आंकड़ा हो। अपने पास जो आंकड़े हैं वो 2011 के सेंसस के आंकड़े हैं, जहां 1,10,00,000 बच्चों के चाइल्ड लेबर नेट में होने की बात कही गई है, और अब इसके 10 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं। तो और ये 5 से 14 साल के बच्चों का ही आंकड़ा है। जो पंक्ति जी कह रही थी कि 15 से 18 हजारदस, 9,010, और सीएलपीआरए में जो इसका जो 2016 के अमेंडमेंट में जिक्र है, तो वो तो फिर अभी आप समझिए उस पे हमारे पास आंकड़े हैं नहीं, जो हैं भी वो अधकचरे हैं आपको, तो आपकी योजनाएं नहीं बन सकती हैं। आप देखेंगे कि कैसे सिस्टम ने हमें इस तरह से धोखा दिया है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। आप देखेंगे कि कैसे लेबर डिपार्टमेंट कहती है कि ये उनका जिम्मेवारी है ही नहीं कि हजारदस सेंसर में उन बच्चे काम करे कि नहीं। ऑफ कोर्स मैं जो बात कर रहा हूं वो आज से फिर 10 साल पहले के आरटीआई के जवाब में, तो ये जवाब सरकारी के हैं, ऑथेंटिक हैं, और मुझे नहीं लगता है परिस्थितियां बहुत बदली हैं। बल्कि आरटीआई की धार जो पहले थी, जो एक बार अगर मैं ठोक देते थे, हम लोग सब जोश में आते थे, तो अगर ठोक दिए तो समझिए कि ब्रह्मास्त्र टाइप का था पहला आरटीआई। ऐसा ही स्कूल में, आप कितने स्कूल में बच्चे हैं, हमने ठोका, इधर जवाब नहीं आया तो बस उनको चिंता होती थी कि अब क्या होने वाला है। तो वो 30 दिन के भीतर का मामला था, और 30 दिन के भीतर में हम तो अपने आप को समझते थे कि हमें बहुत करने का ये था ही नहीं। हमारे सभी साथी इसमें इसलिए ट्रेनिंग लिए, और वो जगह जगह पे ये ठोकते रहते थे। तो अपने लिए तो बच्चों के जो तमाम अधिकार हैं वो आरटीआई के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार, और हम संस्थाओं के लिए भी सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन ये कहने से पहले, जब चाइल्ड लेबर पे मैं बात कर रहा हूं, तो बस एक बात बता दूं, फॉर अस चाइल्ड लेबर इज द ग्रेटेस्ट क्रूएस्ट ऑफेंस which is responsible for denial of rights to survival, to protection, to development and to participation. सच पूछिए तो बच्चों के तमाम अधिकारों को एक बार आप बच्चों को, अपना बच्चा को श्रम में डाल के देख लीजिए, न तो वो आपको उसके हेल्थ का, उसके आइडेंटिटी का, वो तो छोटू के नाम से जाना जाता है। जैसे नहीं, सड़क पे जो कुत्ता रह रहा होता है, आपको बड़ा खराब एग्जाम्पल लगेगा, लेकिन आदमी और जानवर के बीच का फर्क जो है, जो जंगल में, वो यही है कि हमारी एक पहचान है, उसकी कोई पहचान है ही नहीं। उसके लिए न तो हेल्थ होगा, न उसकी आइडेंटिटी होगी, न पानी, न खाना, ये सब एक क्रूरतम व्यवस्था के अंतर्गत उसको पता नहीं कितने घंटे काम करता रहना पड़ेगा। आप सभी जानते हो। एक, अगर आप प्रोटेक्शन लेते हैं तो आप समझिए कि चाइल्ड लेबर नेट में जो भी लोग हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर में हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, चाहे माइंस में हो, चाहे आप वो माचिस की फैक्ट्री में हो, आप सेक्टर का नाम लीजिए, बच्चे वहां हैं, और बच्चों के तमाम शोषण, चाहे आप वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल, जो भी एक्सप्लॉयटेशन है वहां है। तो ये भी डिनायल है। डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक अंधेरे गुमनाम कमरे में तमाम बच्चे बैठे हुए हैं और आप वो काम कर रहे हैं, या फिर खुली धूप में, हवा में ही, धूप में ही बैठे हुए हैं, चाहे वो जून का ही महीना हो। राजस्थान और गुजरात के बच्चे जानते हैं कि जब उनको बुआई होती है मिलेट्स की या कपास की, या उसकी बेडिंग होती है, तो ये सब कैसे होता है। तो यहाँ भी डिनायल है। अगर बाल अधिकारों के कंटेक्स्ट में बाल श्रम को देखे तो, और पार्टिसिपेशन की तो बात ही नहीं होती है, मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ। तो मेरे कंटेक्स्ट में ये क्रूएस्ट ऑफेंस है। अगर इसको हम नहीं रोक पाते हैं
तो हम सभी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। बहरहाल जो सरकारी आंकड़े हैं उनके लेवल पे बता देता हूं कि अभी भी 2011 का ही सेंसस है कि 5 से 9 साल के बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 से 9 साल के बच्चे लगभग 15 लाख इस देश में काम है, लेबर नेट में है। इसी तरह से जो इनके नंबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ गए हैं। 2001 में अगर वो 15 लाख थे तो पहले 14.2% था, तो 2011 में ये 25.6% हैं। तो देखिए कि हम किधर जा रहे हैं और बच्चों के लिए जो तमाम सुविधाएं वो किधर जा रही हैं। 14 से 17 साल के बच्चे जो हजारडस सेक्टर में हैं वो 62.8% तमाम बच्चों के जो डेटा अपने पास उपलब्ध है वो वर्क फोर्स में हैं। तो आप फिर देखिए कि आंकड़े आपको क्या बता रहे हैं, कहाँ इंगित कर रहे हैं, कितना सीरियसली इसको लेना चाहिए। मैं इन आंकड़ों के साथ साथ दुखद बात तो ये है, ऐसा नहीं कि सरकार की मंशा नहीं रही होगी इसको खत्म करने की। 2016 से पहले तक तो मुझे लगता है कि, और हम जैसे तमाम साथियों को, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और बाकी साथियों को लगता है कि खत्म हो सकता था, क्योंकि आप देखिए इसके एक्ट बनने की प्रक्रिया बहुत पहले से 1850 से अप्रेंटिसशिप एक्ट आपको याद होगा। तो फिर मैं सीधे सीधे जंप कर जाता हूं, जब देश आजाद हो गया तो 1948 में फैक्ट्री एक्ट, 1951 में प्लांटेशन लेबर एक्ट, बीरीसी का 1966 का एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 में, और 1986 में CLPRA और 2016 में फिर आया। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस और पॉक्सो जैसे एक्ट या बच्चों के और कंसेंट लेवल 16 एक्ट हैं। ये सब एक्ट तो हैं ही, तो मंशा तो कहीं जरूर थी कि ठीक कर सकें। मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन का विल पावर कमी रह गया, पॉलिटिकल विल पावर कम रह गया, और इसके कंटेक्स्ट में बहुत जरूरी बातें ये थी कि ये तमाम एक्ट अगर इम्प्लीमेंट हुए तो अभी तक क्यों नहीं हटा। तो 2006 में एक एडेंडम आया था चाइल्ड लेबर एक्ट के साथ, वो था कि ढाबा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और डोमेस्टिक मेड सर्वेंट जो डोमेस्टिक सेक्टर में बच्चे काम कर रहे हैं उनको भी हैजार्डस में लिया गया। ठीक 3 साल बाद हमने इस पे एक नेशनल पब्लिक हियरिंग करी। आज अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और वो भी आए थे। हमने इसके कई स्ट्रेटजी अपनाए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी था कि RTI डाल के देखते हैं। हमने 13 स्टेट को रिक्वेस्ट किया था, 11 स्टेट ने रेस्पॉन्स किया। 11 स्टेट में जब ये डाला गया तो सवाल कुछ ऐसे थे, और RTI के बाकी एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट में मदद करें कि भाई ये जो ढाबा और डोमेस्टिक सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी और डोमेस्टिक सेंटर, उसमें कितने बच्चे रेस्क्यू हुए और कितने बच्चे पुनर्वासित हुए। ये जो हमें इसका कुल नंबर बताए, तमाम स्टेट्स के उसके जवाब आए थे, जो मैं बाद में आपसे शेयर करूं कि फिर इसमें कितने एम्प्लॉयर्स को प्रोसिक्यूट किया गया और कितने एम्प्लॉयर्स पे पेनल्टीज इम्पोज किए गए, कितने का कन्विक्शन हुआ। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार बच्चों को कंपनसेशन मिलने थे, ये 20,000 और रेस्क्यू जो और 5,000 उन दिनों की बात कर रहे हैं, अब तो बढ़ गए, वो कितने बच्चों के फैमिली को आपने प्रोवाइड किया। चौथा, और मैंने हर एक सवाल के साथ एक और सवाल जुड़ा रहता था कि जो रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू के प्रोसेस थे वो उसके बारे में जानकारी लेने के सवाल थे। फिर कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड और कंपनसेशन फंड जो बच्चों के हिसाब से होने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से, उनका क्या स्थिति रहा। और एक सवाल था जो सबसे बड़ा गैप दिखता है इस देश में कि एक ही काम के लिए आपको 20 टेबल पे दौड़ना पड़ेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। तो हमने कहा था कि भाई ये जो कन्वर्जेंस है डिफरेंट एक्टर्स के भीतर में, उसमें उसके लिए आपके क्या व्यवस्थाएं हैं। ये 10 स्टेट से इसके जवाब आए। जवाब में कहीं भी हमने हर एक जगह मांगा था, क्योंकि बड़ा वो ऑब्जेक्टिव जवाब था कि जेंडर ब्रेकअप दो,
सेपरेट ब्रेकअप दो कि किस सेक्टर में बच्चे काम कर रहे हैं, ईयर वाइज ब्रेकअप दो। आई मीन 2006 में हुआ तो 7, 8, 9 का ब्रेकअप दो। तो ज्यादा जो स्टेट लेबर डिपार्टमेंट थे उन्होंने कहा कि ये हम नहीं दे सकते हैं, ये आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लें। कि तो ये जो मॉनिटरिंग है, यानी लेबर डिपार्टमेंट के पास ये सारे आंकड़े नहीं थे। तो आप पता लगा सकते हैं कि अपना जो ये सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। जो रिस्पॉन्स आए थे उसमें से बहुत सारे इश्यूज निकले कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर को एनसीएलपी था वो कहाँ कहाँ रहा, नहीं रहा। यानी बच्चों के लिए जितने भी स्कीम थे वो कितने फंक्शनल रहे होंगे, अगर आप इसको लेके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आई मीन ऑलमोस्ट वॉस्ट अ बिट टाइप का थिंग है। आई वॉस्ट भी, और जो स्कीम्स थे उनके साथ खिलवाड़ का भी। 3 प्रोजेक्ट तो मुझे याद आ रहा है कि इंडस हुआ करता था, दिल्ली में भी ये था पहले, और फिर वो एनसीएलपी था। इसके अलावा एक और एक स्कीम था लेबर मिनिस्ट्री का, तो वो सारा बहुत जगह फंक्शनल नहीं थे। जबकि बच्चों को रेस्क्यू और रिहेबिलिटेट करने का सरकार की तरफ से यही एकमात्र था। एनजीओ अपने अपने लेवल पे मॉडल प्रेजेंट करते रहते हैं और ये सरकार के लिए है कि वो इसे सीखे या उसको अगर रेप्लिकेट हो सकता है तो रेप्लिकेट करें। कुल मिला के इस पे जो आखिरी शब्द हमारे निकले कि इस पे क्या हुआ, जो आंकड़े मिले वो अजीब थे। एक डेटा हम लोगों ने कंपाइल किया था कि कितने 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर पे जो हुआ, ये इनके आंकड़े आए वो थे कि इंस्पेक्शन कंडक्टेड 2016-17 2265, 17-18 3826, 2018-19 4586। अभी का ये लेटेस्ट है जो इंफॉर्मेशन लेबर कमिश्नर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें से नंबर ऑफ चिल्ड्रन रेस्क्यूड 0, 0 and 0, number of violations detected 610, 1966, 1325। जब मैं ये 3 हिस्सों में कहता हूं तो इट इज 16-17, 17-18, 18-19। नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशंस लॉन्च्ड 0, 0 and 0, number of convictions made 0, 0 and 0, number of convicted persons sent to jail 0, 0, 0। ये लोकसभा के स्टार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, 18/11/2019 को चाइल्ड लेबर का ये प्रेजेंटेशन है। तो स्थिति तो ये रही। मैं आपसे इसलिए ये शेयर करना चाहता था कि अपनी राह उतनी आसान नहीं है। हर एक स्तर पे कितना काम करना है और कितना जरूरी है। आप सोच लीजिए कि इट इज डिनायल ऑफ राइट टू चाइल्डहुड, तो इसके लिए अपने को कितना काम करेगा। इन दिनों श्रम नहीं शिक्षा को ले एक अभियान कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ने चलाया और उसमें लगभग 14 स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट किए और इसमें बच्चों के बहुत सारे अपनी बातें आई। मैं चाहता भी था कि आज उन्हीं की बात करूं, कंटेक्स्ट थोड़ा सा इसको ऐसे लिया। उसमें से कई बच्चों की कहानियां थी और कोविड-19 ने तो और समझिए कि आपको लगता है कि उसने चला दिया जितने भी हथियार घातक चलाने थे। कोविड-19 ने इस देश को पीछे किया। पहले 2016 का रिग्रेसिव अमेंडमेंट चाइल्ड लेबर एक्ट हुआ, उसके बाद ये 2020 और 2021 में हमने जो भी मेहनत करी थी वो धीरे धीरे धुलने लगा। और CACL कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मानता है चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल इज ए चाइल्ड लेबर। अगर वो स्कूल में नहीं है तो वो हम पहले पोटेंशियल चाइल्ड लेबर कहते हैं। अब हमने देखा तो अभी तो देश के तमाम बच्चे अपवाद को छोड़ दें तो स्कूल के बाहर हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों ने अपनी दास्तानें अलग अलग स्टेट से कही, जिसमें एक बच्ची 5 साल की थी, उसके माता पिता मर गए, उसकी दादी मेड सर्वेंट थी तो वो भी मेड सर्वेंट करने लगी। आप समझिए कि उसकी स्थिति क्या होगी, एक्सप्लेन नहीं करते। ये मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ या आइडेंटिटी उनकी छिपा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की एक लड़की थी, वो काम कर रही है ईंट भट्टे में, उम्र है 9 साल। यूपी में जयेश ईंट भट्टे में काम कर रहे हैं, उम्र है 11 साल।
झारखंड में एक बच्चा काम कर रहा है माइका माइंस में, 6 बजे सुबह निकलता है और 6 बजे शाम को आता है। कभी सांप बिच्छू भी माइंस, कभी अगर आप भीतर जाएं तो कितने सारे खतरे एक साथ हैं। मिट्टी में दबने के अलावे वो आप अपना कर सकते हैं और कितना पॉइजनस है। तो वो ऐसी कई कहानियां हैं उन बच्चों ने अपने से सुनाई है, और देश के बहुत मूर्धन्य लोग इंक्लूडिंग जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा था। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों के जो डिमांड है उस कंटेक्स्ट में ये फोरम, क्योंकि इसका नाम ही है फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, तो आप जस्टिस दिलाएं, आप जो मदद कर सकें। उनकी तमाम मांगे वही हैं जो आपने उनके कंटेक्स्ट में स्थितियां लिखी हैं। अगर आप कहें तो मैं उनके मांगों को पढ़ूं, समय है तो, और नहीं तो मेरे तरफ से धन्यवाद। जी थैंक यू झा सर। बहुत बढ़िया तरीके से आपने जो चैलेंजेस है वहां तक लेके आए हैं, ताकि चर्चा भी हम आने वाले दिनों में एक्शन पॉइंट्स के संदर्भ में अगर कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट हमेशा काफी सारे मुद्दों को छूती रहती हैं, और उसमें बहुत सारे राइट टू एजुकेशन की बात हो, या जुवेनाइल जस्टिस की बात हो, या सीएलपीआरए की बात हो, या जिस तरीके से अभी एक डेवलपमेंट का एक मॉडल हम लोगों ने अपनाया है, और उसके साथ एक जो बच्चों के अधिकारों का सीमित होना की बात है वो उठाते रहते हैं। और मैं आशा करूंगी कि आप बने रहेंगे तो आने वाले जो अभी हमारी चर्चा होगी उसमें ये बात भी आए जो आप कहना चाहते थे, कि जो मुद्दे हम फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के हिसाब से भी लें। मैं थोड़ा सा एक दो चीजें बताऊंगी कि आज मुझे नहीं पता कि शायद कुछ बच्चे जिन्होंने आरटीआई इस्तेमाल किया हो जुड़े हो या नहीं है, लेकिन आरटीआई एक ऐसा कानून है कि जो बच्चों को भी उतना ही अधिकार देता है कि वो सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार से सवाल करें, अकाउंटेबिलिटी मांगें। और बहुत सारे देश भर में बच्चे सीख रहे हैं, और मुझे लगता है नागरिक प्रशिक्षण का बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पहलू होना चाहिए। कुछ जगह सिलेबस में आया है, कुछ जगह आरटीआई एक्टिविस्ट लगे हुए हैं कि वो सिलेबस में पढ़ाया जाए। गुजरात में 9वीं 10वीं के बच्चों को आरटीआई बाकायदा बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, और एनसीईआरटी ने भी शायद लिया है, और कस्तूरबा मतलब हमारी जो ये कुछ रेजिडेंशियल आश्रमशाला और स्कूल्स हैं उन्होंने भी इसको अच्छी तरीके से लिया है। मैं एक दो उदाहरण कहूंगी कि जहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से इन मुद्दों को उठाया है। भावनगर गुजरात का एक प्लेस है, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, और वहां पर एक काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन शैशव पारुलबेन शेठ, सभी जानते हैं, देश के जाने माने चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं। और वहां पर 3 स्टैंडर्ड से लेके 6ठी स्टैंडर्ड तक के बच्चों के साथ बहुत ही क्रिएटिव वे से जब आरटीआई पढ़ाया गया, उसके बाद उन्होंने जो सीरीज ऑफ आरटीआई लगाए बच्चों ने, वो 2-3 मुद्दों पे थे। स्कूल में शौचालय बच्चियों का और मतलब लड़के लड़कियों का अलग से शौचालय ना होना, और पानी की पूरी सुविधा ना होना, ये बच्चों ने मुद्दा उठाया था थ्रू आरटीआई। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी उन्होंने उठाया था कि मिड डे मील्स जो परोसे जाते हैं वो इतने अपमानकारक तरीके से परोसे जाते हैं कि जैसे लाइन में उसको थाली लेके खड़ा हो और फिर कैसे वैसे उसको वो थाली में खाना मिले। तो ये पूरा मुद्दा बहुत सेंसिटिव है बच्चों के संदर्भ में, और ये आरटीआई को एक टूल बनाते हुए इन मुद्दों को लेके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक इस बच्चे पहुंचे, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी इतने सेंसिटिव थे कि उन बच्चों के साथ एक लंबी मीटिंग भी उन्होंने की। और भावनगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए एक अलग से रेजोल्यूशन निकला, जो आने वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी गया, कि बच्चों को मिड डे मील से मतलब खिलाना नहीं है, उसको परोसना भी कैसे है, मतलब एक प्यार से उनको जिस तरीके से खाना खिलाने की एक पूरी प्रक्रिया है, उसको लेके एक बात हुई। तो गुजरात में यहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्कूल है अहमदाबाद में, उनके 150 बच्चों ने मास आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी, और उनके टीचर्स की कमी की मुद्दा पूरा उठाया था, और वो अपने आरटीआई एप्लीकेशन के साथ एक फूल भी भेजे थे, और उसको गेट वेल सून करके सरकार को लिखते थे कि आप हमारे मुद्दों को सुन नहीं रहे हो तो हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक सवाल भी पूछते हैं। तो हर दिन वो 10 आरटीआई भेजते थे, और उसके साथ गुलाब के फूल, और उसके साथ वो गेट वेल सून का मैसेज। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों ने, हिमाचल प्रदेश में बच्चों ने पावर प्लांट से लेके वहां के डेवलपमेंट में जिस तरीके से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, वो बच्चों का एक ग्रुप है जो इन मुद्दों को उठाता है, सिर्फ उठाता नहीं है, अपने बच्चों के फोरम में उसको लेके जाता है, उसके लेके चर्चा करता है, गाँव में उसकी चर्चा करते हैं। तो सूचना का अधिकार एक मतलब बहुत कामयाब तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। गुजरात के अगर बोर्ड एग्जाम्स में जिस तरीके से क्वेश्चन मतलब आंसर शीट का करेक्शन होता है, उसमें जो गफला होता है वो यहाँ पर
लगभग 2500 बच्चों ने आरटीआई किए थे 10th के एग्जाम्स को लेके, और फिर उनको आंसर शीट नहीं दी गई थी। तो ये शो माय आंसर शीट कैंपेन करके बच्चों ने उठाया था। फिर वो कमीशन के पास गया और कमीशन ने बच्चों के हक में ये ऑर्डर दिया कि आंसर शीट देखने का उनको पूरा पूरा हक है, मिलने का मतलब कॉपी मिलने का पूरा पूरा हक है, और मॉडल आंसर शीट भी। उसी से पूरा एक देश भर में एक मुहिम भी छिड़ी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी आंसर शीट को रिकॉर्ड करार देते हुए बच्चों के लिए वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए खुला किया। तो काफी सारे पूरे देश भर में उदाहरण है कि आरटीआई का इस्तेमाल बच्चों के अधिकारों के लिए, और बच्चों ने अपने और पूरे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं या गैप्स हैं उसको लिए उठाए हों। हमारे साथ शिवानंद जी, शायद हमारे साथ राहुल जी कमिश्नर भी अभी जुड़े हैं, शैलेश गांधी पहले से हैं, और आत्मदीप सर भी हैं। तो मैं शिवानंद जी को कहूंगी कि अब से वो सेशन ले लें, और भी ज्यादा लोग बाकी के बोलने चाहेंगे, लेकिन हम पहले कमिश्नर सर को सुनना चाहेंगे, शैलेश गांधी जी को भी, आत्मदीप सर को भी, और राहुल सिंह कमिश्नर सर को भी। शिवानंद जी, अगर आप उनको इन्वाइट कर पाए तो। जी जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ लिस्ट में राहुल सिंह सर बीच में उनको दिक्कत हो रही थी कुछ जुड़ने में, और बाद में तो वो जुड़े, लेकिन फिर कट गया, शायद उनका शो नहीं कर रहा है, या मैं गलत देख पा रहा हूँ। ओके, तो मैं शैलेश जी को कहूँ कि वो बात को आगे लेके जाए। हाँ, तब तक शैलेश सर। जी। मैं बोलूं? यस सर।